विजय तुम्हारा नहीं हमें। नंदा, कब तक हम विजय से ऐसे ही चुप चुप के मिलते रहेंगे? तुम चलो, हम कहीं भाग चलते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं ऐसा भाग नहीं सकती। जैसा चल रहा है ना वैसे चलने दो। इसका मतलब विजय जब तक तुम्हारी जिंदगी में, तुम शादी नहीं करोगी। अरे वाह, तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो। और ये मनीष, बे पता है जा रहा हूं, लेकिन तू शादी भले ही इससे कर रही है, सुहागरात तो नहीं मनाऊंगा ना। तूने पैदा किया ऐसे औलाद को, हट यहां से। मेरे आने पर यहाँ दिखना नहीं चाहिए, वरना तेरा भी ऐसा ही हाल करूंगा। चुपचाप पेपर पे साइन कर दे, समझे ना? तर तुम्ही कुठे साईन करणार नाहीये। मी माझी प्रॉपर्टी तुझ्या नावावर कधीच करणार नाही। नहीं करेगी तू? प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करेगी, सारी जायदाद तुझे उस सीमा के नाम करनी है। हाँ। तू इसके ऊपर साइन कर, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा, समझी ना? साइन करनी है कि नहीं तू? मनीष, तू छोड़, क्या कर रहा है? छोड़ मनीष, मत कर। अरे पंकज, मनीष नहीं। मर जा फिर तू। मनीष छोड़। बबन, ये ले। दिलीप, सिग्नल पता है ना? हाँ। देकर जल्दी वापस आना। जाओ। दिलीप, कहाँ हो तुम? दिलीप, बोले चंदू, चंदू। इतना टाइम क्यों लगा रहे ये लोग? हेलो नंदा, क्या है? अरे मैं तो बस पूछ रही हूँ आप कब तक लौटोगे? जैसे ही काम खत्म होता है घर आ जाऊंगा। अब मेरा दिमाग मत। हेलो, क्या हो गया? हेलो, नेटवर्क ही नहीं है। बबन, दिलीप, चंदू, चंदू, हे, चंदू, प्रसाद। कहा जाता है कि विकृत मानसिकता विनाश का आगमन है। एक अपराधी जब किसी निर्दोष व्यक्ति की जान लेता है तो वो सिर्फ एक जिंदगी नहीं बल्कि उससे जुड़ी कई सारी जिंदगियों को तबाह कर देता है।
अपने किसी करीबी की मौत इंसान को इतनी गहरी चोट पहुंचाती है जिसके जख्म जिंदगी भर ताजे रहते हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर के इस नए अध्याय शातिर क्रिमिनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे भयंकर अपराधी का केस लेकर आए हैं जिसके निर्दयी स्वभाव, क्रूर व्यवहार और जघन्य अपराधों के बारे में सुनकर लोगों का दिल दहल जाएगा। ऐसा अपराधी जो अपने बेखौफ इरादे और बेशर्म रवैये के चलते इतना गिर गया था कि उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी और बुराई का एक ऐसा भयानक रूप दिखाया जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। मनीष तू गप्पा बसा। लेकिन आई तू ऐसा कर कैसे सकती है? प्रॉपर्टी माझी है, इसमें से मैं तुझे कुछ भी नहीं देने वाली हूँ। अरे अगर ये जमीन तेरे नाम पे कर देना तो तू उसे भी बेच के खाएगा। पहले 2 रुपए तो कमा के दिखा मुझे, हैं? अक्खा दिन नवालीगिरी करते घूमता है। तेरे को पहले ही बोल रहा हुआ, उस जमीन पर मेरा भी हक है। चुपचाप उसे मेरे नाम पे कर दे वरना तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा, समझी? तू मुझे घर से बाहर निकालेगा? ये मेरा घर है और ये हरकत फिर से की ना, मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। मुझे घर से बाहर निकालेगी? मुझे? अब समझ आया? अगर आइंदा मुझे घर से बाहर निकालने की बात की ना तो आंटी आप ठीक तो है ना? पागल हो गया है, अपनी माँ पे हाथ उठाता है। अबे तू होता कौन है रे हमारे घर के बीच में बात करने वाला? वो तो आई की मेहरबानी है करके तू यहाँ रह रहे, समझा ना? मेहमान है, मेहमान की तरह रहे। मनीष देख बोल रहा हूँ, अगर दोबारा ऐसी गलती की ना पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। अबे ये धमकी किसी और को देना, समझा क्या? पुलिस में कंप्लेन करेगा, जा कर लेना जो करना है। खून आ गया है, आइए मैं दवाई लगा देता हूँ, आ जाइए। कितना खून निकला। कोई अपनी माँ पे हाथ उठाता है क्या? और आप कब तक ऐसे सहती रहेंगी? अरे वो हमारी कोथरूड वाली जमीन है ना, वो मैंने मेरी बेटी सीमा के नाम कर दी और मनीष को ना पूछा ना बताया, इसलिए वो नाराज हो गया है। गलती तो मेरी ही है ना। गुस्से में हाथ उठाना मनीष की गलती है। कब तक आप उसकी गलती को अपनी गलती बोलकर ऐसे सहती रहेंगी? भगवान न करे कल के दिन कुछ हो गया तो? सरला आंटी, ये क्या हुआ? कैसे लगा ये? आप ठीक हो ना? अरे काव्या बेटा, बस बस, वो मैं फिसल गई और मुझे चोट आई, लेकिन पंकज ने देखो ना पट्टी करके दी है मुझे। फिर झूठ ना, ये मनीष ने किया है ना? मेरे ही पिछले जन्म के कुछ भोग होंगे जो तुम दोनों मेरे बच्चे नहीं हो। आंटी हम बच्चे ही तो हैं आपके। देख सीमा, मैं तुझे प्यार से बोल रहा हूँ, वो जमीन चुपचाप मुझे वापस कर दे। काव्या? हाय काव्या। शट अप मनीष, तुम्हारे जैसा गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। चलिए आंटी। क्या हुआ भाई, गाड़ी क्यों रोकी? भैया थोड़ा आगे तक छोड़ दोगे क्या? हॉस्पिटल तक जाना है। मेन रोड तक छोड़ देता हूँ, वहां से ऑटो मिल जाएगा। मेरा कस्टमर पिकअप के लिए वेट कर रहा है। अच्छा ठीक है भाई। आओ बैठो। आइए सर। सर ये बब्बन है और ये दिलीप, दोनों को सेम तरीके से मारा गया, गले की नस काट के। और सर ये देखिए, इन कार्टन्स में कच्ची दारू भरी पड़ी है। कार्टून में कच्ची दारू मतलब कुछ तो इलीगल काम हो रहा था यहाँ पे। सर बब्बन की लाश हमें इस पेड़ के पीछे मिली थी और दिलीप की लाश वो पत्थर के पीछे। इधर आइए सर। राज सर, ये विजय कच्ची शराब की भट्टी का सुपरवाइजर है। ये दिलीप और बब्बन इसी के लिए काम करते हैं। सर यहाँ ये, यहाँ 2 लाशें और हैं इस तरफ, ये देखिए। इसका गला भी ठीक वैसे ही रेता गया। और सर दूसरी लाश वहाँ है।
ये तो चंदू है, लोकल स्मगलर। हमारी वांटेड लिस्ट में भी है ये। और सर एक बैग भी मिला है। लेकिन सर इसमें सिर्फ कागज के टुकड़े हैं, ये देखिए। जोशी, इसका मतलब यहाँ स्मगलिंग हो रही थी और ये चंदू अपने सामने वाली पार्टी को धोखा देने वाला था, इसलिए इस बैग में पैसे होने चाहिए थे और कागज के टुकड़े हैं। मतलब ये लोग आपसी मुठभेड़ में मारे गए? नहीं जोशी, 2 बॉडीज यहाँ मिली हैं, बाकी की बॉडीज वहाँ मिली हैं। ये जो कुछ भी हुआ है डील फाइनल होने से पहले ही हुआ है। जोशी, इन 5 की गर्दन को एक ही तरह से रेता गया है, या तो इन्हें मारने वाला कोई एक ही था, अब हो सकता है इनका साथी रहा हो जो इन्हें मारकर भाग गया हो। एक आदमी 5-5 लोगों को कैसे मार सकता है? हाँ, ये हो सकता है कि एक से ज्यादा लोग रहे हैं। जोशी, इनके गले की नस काटी गई है, रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला होगा। राज, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, इसे एनालिसिस के लिए भेजो। जोशी, तुम्हें कुछ गंध सी नहीं आ रही, जैसे कोई खुशबू इत्र वगैरह की हो? आतर हल्की हल्की आ तो रही है। सर यहाँ पीछे वाले रास्ते पे भी एक लाश मिली है। सर कंट्रोल रूम से इंफॉर्मेशन मिली है, राजेंद्र नगर के बैक रोड पर एक कैब खड़ी है, उसमें खून के धब्बे हैं। चलो। इसका मर्डर भी ठीक उसी तरीके से किया गया। जंगल से यही एक पहली रोड आती है जो मेन रोड की तरफ जा रही है, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। गावड़े, एक काम करो, आसपास के घर में पता करो कहीं सीसीटीवी लगा हुआ या किसी ने कुछ देखा हो। शर्मा, इन लोगों की स्टेटमेंट ले लो और यहीं रुकना, मैं कैब देख कर आ रहा हूं। सर, गाड़ी में खून के धब्बे लेकिन कोई लाश नहीं है। तो सर, ये सिम कार्ड और किसी योगेश मिश्रा का ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, शायद ये कैब का ड्राइवर होगा। इस आदमी की लाश तो हमें बैक रोड पे मिली है। कैब चुराने के लिए योगेश मिश्रा को मारा गया होगा। हाँ, हो सकता है जोशी, लेकिन अगर कैब चुराने के लिए ही योगेश का मर्डर किया जाता तो गाड़ी इस तरह से रास्ते के बीचों बीच छोड़कर कातिल नहीं जाता। तो शायद गाड़ी खराब हो गई होगी। और सर, एक और बात, गाड़ी में सेम इत्र की खुशबू आ रही है जो हमें जंगल वाली बॉडीज में मिली थी। चेक करो। सर, गाड़ी में डीजल खत्म है। इसका मतलब कातिल गाड़ी से उतरकर पैदल गया होगा। जोशी, एक काम करो, पेट्रोलिंग कड़ी करवाओ, इससे पहले कि वो कातिल किसी और को अपना शिकार बनाए, हमें उसे धर दबोचना हो। सर, अरे भाई साहब, क्या हुआ? अबे अबे पागल हुआ क्या? इसका गला भी ठीक वैसे ही रहता गया है। आसपास कोई सीसीटीवी भी नहीं। जोशी, अपने 20 साल के कैरियर में मैंने पहले ऐसे कभी केसेस नहीं देखे। समझ में नहीं आ रहा है कि ये किलर एक है या कोई पूरा गैंग।
सर ये दवाइयों का बिल है। केमिस्ट शॉप से पता करो ये बिल किसे इशू हुआ। सर हेलो, क्या? क्या ये कल रात में 3 गेस्ट आए थे, अंदर एंट्री है, तेरे रजिस्टर में एंट्री नहीं है। रात भर सोने के पैसे देता हूँ मैं। सॉरी सर। और श्रुति कहाँ मर गई, आई क्यों नहीं अभी तक? सर उसकी पापा की तबीयत खराब है। भाई साहब वो एक रूम मिलेगा क्या? हाँ सर, आइए ना, आइए सर, वेलकम। नाम क्या है सर? लकी तिवारी। सर आधार कार्ड प्लीज। सेम मॉडस ऑपरेंडी। सर सुबह 8:40 की लकी तिवारी के नाम से एंट्री है, लेकिन कोई आईडी प्रूफ नहीं है। लकी तिवारी, जाहिर है कातिल ने अपना असली नाम तो बताया नहीं होगा। सर कोई सीसीटीवी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा सर। एक दिन में 9 मर्डर करके ये किलर आखिर प्रूफ क्या करना चाहता है? वही तो जानना है। न जाने कैसे मीडिया वालों को भनक लग गई और वो जंगल वाले क्राइम स्पॉट पे पहुंच गए सर। आप टेंशन ना लें सर, इस केस को मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ जी, जल्दी कंट्रोल करेंगे सर। जी सर, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ओके सर, जय हिंद। इस हत्याकांड के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मेरी बात कराओ तुरंत। और हाँ, उस विजय सिंह की पूरी डिटेल चाहिए मुझे। अरे विजय, क्यों भड़का रहे लोगों को मेरे खिलाफ? भड़का नहीं रहा हूँ शेट्टी साहब, उनको उनका हक दिला रहा हूँ जो आप नहीं देना चाहते। कौन बोला है? 1 महीने का पगार एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, समझा ना? और तू ज्यादा लीडर मत बन। लीडर बनने का कोई शौक नहीं है मुझे। 3 महीने का पगार दे दीजिए, वरना क्या? वरना क्या? जानता है मैं कौन हूँ? हाथ मत लगाइए शेट्टी साहब, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम तो बेटा मैं अब तुझे दिखाता हूँ क्या होता है। क्या? कच्ची दारू? नहीं सर, वो मैं पहले करता था, अभी वो बंद कर दिया। अभी सिर्फ देसी दारू, वो भी लीगल है सर। ये कच्ची दारू का धंधा विजय करता होगा सर, मेरे पीठ पीछे। विजय के साथ झगड़ा हुआ था तुम्हारा? हाँ सर, वो विजय मेरे वर्कर्स को मेरे खिलाफ भड़का रहा था, लेकिन उसके इस काले धंधे के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता। ये हाथ पे निशान कैसा है? ये सर वो राखी बंधाई थी, टूट गई। क्यों सर? पापा मुझे अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यहाँ मुझे कोई प्यार नहीं करता। ऐसा नहीं बोलते कनक बेटा, मम्मी नानू जी कितना प्यार करते तुमसे। बस मुझे एक नौकरी लग जाए, फिर मैं तुम्हें और मम्मी को यहाँ से लेके जाऊंगा। पर पापा। कनक, तुझे कितनी बार कहा है इस कमीने आदमी से मत मिला कर। नाना जी, मेरे पापा है वो। अगर इससे इतना ही प्यार है ना, तो तू भी क्यों नहीं चली जाती इसके साथ? कम से कम मेरी बेटी की जिंदगी तो संवार जाती। तुम दोनों से छुटकारा मिलता तो कम से कम वो आगे तो बढ़ पाती। पापा प्लीज। तू चुप रहे और इसे लेकर अंदर जा। चल अंदर जा। और तू दोबारा यहाँ कदम में मत रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हट। 9 लोगों को मारा गया, वो भी 3 घंटे के अंदर। समझ में नहीं आ रहा क्यों। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक खुरपी जैसे किसी हथियार का इस्तेमाल किया गया, सीधा गर्दन की नस पे वार। खुरपी? ये मर्डर वेपन कुछ अजीब नहीं है? सर दिलीप, बब्बन, विजय और योगेश, इनकी जो गर्दन की नस काटी गई उसका जो कट है वो काफी खुरदुरा है। और इन्फॉर्मेशन के लिए डिटेल रिपोर्ट मंगवाई है। और सर गिरीश के घर वालों से बात हुई, उन्होंने बताया कि गिरीश अपने घर से बाइक लेके निकला था जो गायब। सर उसके नंबर प्लेट से उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं।
जोशी, इस जंगल वाले हत्याकांड में एक्चुअल टारगेट कौन था, इसके बारे में पता लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर, विजय दिलीप और बबन का बॉस था। हो सकता है उसी के साथ किसी ने दुश्मनी निकाली हो। विजय की पत्नी नंदा से बात हुई, उसे इस दारू की स्मगलिंग के बारे में कुछ नहीं पता। और रही बात योगेश और गिरीश की, ये दोनों मुझे मेन टारगेट नहीं लगते। इनका किलर को मिलना इत्तेफाक हो सकता है। अब बाकी बचे वो लोग, लॉज का मालिक रोहित तोमर और वहां का सिक्योरिटी गार्ड गणेश। उनके बारे में कुछ पता चला? सर, रोहित की पत्नी अभी शहर में नहीं है, कल तक पहुंचेगी। बाबा, बाबा, आई खाना खाने बुलाई। अबे नालायक, सब बिगाड़ दिया ना तूने, बिगाड़ दिया ना सब कुछ। हैं? सुधर जा। नंदा जल्दी तो, टिफिन लेट हो रहा है। हाँ हाँ, बस 1 मिनट, बस रेडी है। हाँ आज रात को लेट आऊंगा, ठीक है? ठीक है, बाय बाय। विजय, तुम्हारा नहीं, हमें नंदा, कब तक हम विजय से ऐसे ही चुप चुप के मिलते रहेंगे? तुम चलो, हम कहीं भाग चलते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं ऐसा भाग नहीं सकती। जैसा चल रहा है ना, वैसे चलने दो। इसका मतलब विजय जब तक तुम्हारी जिंदगी में, तुम शादी नहीं करोगी। अरे वाह, तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो। और ये मनीष, बे पता है जा रहा हूं, लेकिन तू शादी भले ही इससे कर रही है, स्वागत तो मैं ही मनाऊंगा ना। हेलो, ये धीरज राहु काल बन के मेरी बेटी कृष्णा की जिंदगी में आके बैठा हुआ है। जब तक ये रहेगा तब तक मेरी बेटी आगे नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए इसे तुरंत रास्ते से हटाना होगा, कैसे भी, और आज ही। क्या हुआ? मुझे ऐसे अर्जेंटली क्यों बुलाया? पापा, हम लोग ऐसे जल्दी से जल्दी, पापा, वरना वो लोग आपको मार डालेंगे। पापा, हम जल्दी जल्दी। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा बेटा। कौन मारेगा? काम खत्म होते ही मुझे फोन करना। लेकिन बेटा, तेरी मम्मी तो वहीं पर है ना? पापा, नाना जी मम्मी को कुछ भी नहीं करेंगे। हम लोग चलते हैं, बाद में आके मम्मा को ले जाएंगे। अच्छा, लेकिन विष्णु जी, आप तो कह रहे हो धीरज गुप्ता कनक के पिता है, तो उनके साथ जा सकती है ना, गलत क्या है उसमें? अरे सर, आप समझ ही नहीं रहे हो। मेरी नातिन कल रात से गायब है और उस धीरज ने कुछ गड़बड़ किया है। 1 नंबर का कमीना है वो, आप पकड़िए उसे। सर, मैं अपने मतलब धीरज के घर भी जाकर आई, पर वहां पे ताला लगा हुआ है। मुझे बहुत चिंता हो रही है सर, आप प्लीज उन दोनों को ढूंढ लीजिए, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो सर। प्लीज सर, प्लीज उन्हें ढूंढ लीजिए। सर, वो मेडिकल शॉप जिसकी रिसीट मिली थी, वो पिछले कुछ दिनों से बंद है। उसका ओनर गायब है, हम उसे ट्रैक कर रहे हैं। और शेट्टी, उसके बारे में कुछ मिला? सर, उसका सीडीआर और कॉल लोकेशन सब क्लीन है। विजय के मर्डर वाले दिन वो अपने घर पे ही था। जोशी, अगर शेट्टी को ये काम करना ही होता तो वो अपने हाथ गंदे क्यों करेगा? हो सकता है इस काम के लिए उसने सुपारी दी हो। अपना खबरी नेटवर्क एक्टिवेट करो। ओके सर। सर, एक अजीब बात पता चली। एक ऑटो वाले ने हमें बताया कि उसने क्राइम सीन के पास एक औरत को ड्रॉप किया था और विजय की बीवी नंदा का कॉल लोकेशन सुबह 5:30 बजे क्राइम सीन के पास था और नंदा के सीडीआर में गैंगस्टर राकेश मोरे का नंबर भी मिला है। ये नंदा को थाने बुलवाओ। सर, वो जो कैब में सिम कार्ड मिला था वो किसी बंटी सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। शिवाजी नगर का एड्रेस है। तुरंत वहां के लिए निकलो, शायद कुछ हाथ लगे। अरे, मैं तो बस पूछ रही हूँ, आप कब तक लौटोगे? जैसे ही काम खत्म होता है घर आ जाऊंगा। अब मेरा दिमाग पर। हेलो, क्या हो गया? हेलो,
विजय, विजय, हेलो, कौन? हेलो नंदा, मैं बोल रहा हूँ। राकेश, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा फोन बंद है। वो सब मैं मिलके बताता हूँ। 20 मिनट में अपने घर के पीछे मिलो। मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। मुझे पता था कि विजय स्मगलिंग के लिए कहा जाता था, इसीलिए मैं वहां गई। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई हमें? साहब मैं बहुत डर गई थी, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने घर जाके राकेश का भी इंतजार किया, वो नहीं आया। कहानियां गढ़नी बंद करो नंदा। राकेश के साथ मिलकर तुमने ये कांड किया, बाकी लोगों को क्यों मारा? साहब मेरा विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं बस ये चाहती थी कि राकेश और मेरी सच्चाई किसी के सामने ना आए। तुम ये बात अच्छी तरह से जानती थी ना कि राकेश विजय को मारना चाहता था? नहीं साहब, मुझे नहीं पता था, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, अभी तुम जा सकती हो। अपना एक कांस्टेबल को बोलो इस पे निगरानी रखे और राकेश को उठवाओ। राइट सर। जय हिंद सर। केस का क्या स्टेटस है सिंह? सर ये विजय कच्ची दारू स्मगल करता था। हम स्मगलिंग का एंगल भी इन्वेस्टिगेट। नहीं, मुझे नहीं लगता कि विजय की वजह से इतने मर्डर हुए होंगे। तुम बाकी विक्टिम्स पे ध्यान दो। हाँ सर, बाकी एंगल भी स्टडी कर रहे हैं हम सर। और वो स्मगलिंग वाले एंगल में ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। ओके सर, जय हिंद सर। बॉडी पर कोई गहरी चोट के निशान नहीं है, बच्ची को गला दबा के मारा है। बॉडी पे चोट के निशान तो नहीं है, शायद ये खून धीरज का ही है। नौ नंबर का जूता है, इसे फॉरेंसिक भेजो और पता करो किस दुकान में बिका है। शायद ये भी धीरज का ही है। प्रकाश, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने इस केस को हल्के में लिया। अब तुरंत धीरज के घर जाओ और अच्छे से तलाशी लो। मासूम कनक को बड़ी बेरहमी के साथ मारकर जंगल में फेंक दिया गया था। कनक के पिता धीरज कहां थे? उनके साथ क्या हुआ था? वहीं दूसरी तरफ इन लोगों को मौत के घाट उतारने वाले अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे थे। लाखों कोशिशों के बावजूद पुलिस उनके बारे में कोई पुख्ता जानकारी हासिल नहीं कर पाई। कनक, बच्ची, उठो ना मेरी बेटी, क्या हो गया तुझे? देखिए कृष्णा जी, हम आपकी हालत समझ सकते हैं, लेकिन आगे इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने के लिए आपसे कुछ सवाल पूछने जरूरी है। हमें जहां से कनक की डेड बॉडी मिली थी, वहां एक 9 नंबर का जूता मिला है। क्या आपके पति धीरज 9 नंबर का जूता पहनते हैं? धीरज तो 8 नंबर का पहनता है। और आपके पिता विष्णु जी? सर वो पापा शायद 9 या 8 नंबर का पहनते हैं। सर शेट्टी के राइट हैंड सतीश के सीडीआर में हिस्ट्री शीटर मुन्ना का नंबर मिला। इन दोनों के बीच पिछले महीने काफी बातचीत हुई थी। उठा लो इस मुन्ना को। और सर ये रोहित को लैंड माफिया यशवंत से काफी धमकियां मिल रही थी। दुगनी कीमत दे रहा हूं, ले ले। और मुझे जो चाहिए वो मुझे दे दे, वरना क्या? और तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं मैं। रुक, अभी पुलिस को फोन करता हूं। विनोद चंदेल को पुलिस की धमकी देता है। सर छोड़ दीजिए सर। लो, छोड़ दिया। लेकिन ये तो अभी ट्रेलर है भाभी जी। समझाओ अपने पति को, अगर इसे कुछ हो गया तो आपको कौन संभालेगा? वैसे संभाल तो हम भी लेंगे। समझाओ इसे। चल रे। लैंड माफिया, जमीन के लिए मर्डर करना या कराना आम बात हो गई है आजकल। ये रोहित के मर्डर के वक्त लैंड माफिया यशवंत कहां था? शहर में नहीं था सर। अगर रोहित इसका टारगेट था तो फिर इसने विजय और उसके लोगों को क्यों मारा होगा? सर यशवंत और शेट्टी दोनों पुराने दोस्त हैं। यानी कि इन मर्डर से दोनों को फायदा हो रहा था। एक तीर से 2 निशाने। किस बात का कन्फेशन? अगर मुझे रोहित को मरवाना होता तो उसे ऐसे गायब करवाता
कि उसका नामो निशान तक पता नहीं चलता। ए इंस्पेक्टर, ज्यादा होशियारी नहीं। ये गलती एक बार तो माफ कर रहा हूँ। सरकारी नौकर हो ना, मेरे बारे में पता करो कि मैं कौन हूं और मेरी पहुंच कहां तक है, और अगली बार बिना सबूत के मेरे पास मत आना, नहीं तो ऐसी जगह ट्रांसफर करवाऊंगा कि सारी हेकड़ी धरी की धरी रह जाएगी। हो गई 4 धाम की यात्रा। यहाँ पोथी गायब थी और आप गए थे अपने पाप धोने। अरे लेकिन मैं तो उसके सलामती के लिए माथा टेकने गया था। ये जूता आपका है? नहीं। आपके जूते देख के लग रहा है ये 9 नंबर के होंगे। हाँ तो हमें कनक की डेड बॉडी के पास 9 नंबर का जूता मिला है। लेकिन आपका कहना है कि मैंने मेरे नाती को, दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? ये जूता भी मेरा नहीं है तो किस बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं? हाँ ये मेरी है, लेकिन ये आपके पास कैसे? धीरज के घर में मिली। झूठा तो था ही, चोर भी था। हाँ मतलब कनक की तरह उसे भी मार दिया। देखिए ये सब फालतू चीजें दिखा के ना आप कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। ठोस सबूत हो तो मुझे यहां बुलाइएगा। चल रहा हूं मैं। सर, एक एनजीओ है आरजू, जहाँ पे वॉलंटियर्स भंडारा करते हैं और मेला लगाते हैं, जहाँ पे लोकल लोगों की बनाई हुई चीज़ों को बेचा जाता है। उसी में इत्र भी बिकता है, वैसा ही जैसे हमें क्राइम साइट पे मिला था। सर, एनजीओ के वॉलंटियर्स की लिस्ट में एक नाम सामने आया है, नटवर मलिक, और मेडिकल शॉप के ओनर ने बताया कि जो रिसीट बनाई गई थी वो किसी नटवर के नाम से बनाई गई थी, और जो दवाई ली गई थी वो बिना डिटेल्स के बेची नहीं जा सकती। जोशी, अगर ये नटवर ही किलर है तो बहुत शातिर खिलाड़ी है ये। परफेक्ट कवर लिया है इस एनजीओ का उसने। तूने पैदा किया ऐसे औलाद को, हट यहाँ से। मेरे आने पर यहाँ दिखना नहीं चाहिए, वरना तेरा भी ऐसा ही हाल करूंगा। चुपचाप पेपर पे साइन कर दे, समझे ना? तर तुम्ही कुठे साईन करणार नाहीये. मी माझी प्रॉपर्टी तुझ्या नावावर कधीच करणार नाही. नहीं करेगी तू? प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करेगी, सारी जायदाद तुझे उस सीमा के नाम करनी है। तू इसके ऊपर साइन कर, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा, समझी ना? साइन करती है कि नहीं तू? मनीष, तू छोड़, क्या कर रहा है? वो मनीष मत कर। अरे पंकज, मनीष नहीं, मर जा फिर तू। मनीष छोड़। नटवर यही एनजीओ होम में रहता था, लेकिन 4 महीने पहले वो किसी को बिना कुछ बताए यहाँ से चला गया। उसका कुछ सामान पड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ। उससे कोई मिलने भी आता जाता था यहाँ? उसका एक दोस्त था, वो भी कभी कभी यहाँ वॉलंटियरिंग करने आता था और दोनों साथ में ही रहते थे। उसके दोस्त की या उसकी कोई फोटोग्राफ या डिटेल होगी आपके पास? ऐसे वॉलंटियर्स की कोई डिटेल्स हम नहीं रखते। एक बात बताइए, आपके एनजीओ के स्टॉल पे जो इत्र बिकता है, कौन बनाता है उसको? एक बूढ़ी औरत है, यही पास वाले गांव में रहते हैं। नटवर का दोस्त रॉय वही उनसे इत्र लेकर बेचता था। नटवर बहुत ही सीधा साधा आदमी है, वो यहाँ बस सिर्फ सेवा करने आता था और बस अपने काम से काम रखता था। गरीबों को खाना खिलाकर बहुत अच्छा लगता है, उनकी मदद करता हूं तो सुकून मिलता है। एक नया दोस्त बना है, मेरे जैसा ही है, शायद एक नए रिश्ते की शुरुआत है, मिलकर दूसरों की मदद करेंगे। लोअर मिडिल क्लास का लड़का लगता है, जिसके जनरल इश्यूज हैं, सोसाइटी की मदद करना, कम्युनिटी को खाना खिलाना। ऐसा लड़का किसी के मर्डर क्यों करेगा? सर, लेकिन इसकी डायरी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से एनालाइज कराने के बाद ये समझ में आता है कि इस आदमी का हाथ कांपता है। ठीक वैसे ही जैसे कुछ मर्डर विक्टिम्स के घाव क्लीन थे और बाकी लोगों के घाव एक सिरे से खुरदरे थे। सर, हो सकता है कि ये 2 अलग अलग लोग। चंदू, चंदू। सर, डायरी के एंट्रीज में जगह जगह पे ये नाम यूज हुए हैं, बंटी, नटवर, लक्की, और भी नाम, रिकी, रॉय, मिस्टर ए। जोशी, अभी जो नाम तुमने लिए उन नामों पर जरा गौर करो। नटवर, बंटी, लकी, रॉय, मिस्टर ए, ये जितने भी नाम हैं सभी फेमस फिल्म्स के फेमस किरदारों के।
जो कॉनमैन थे, यानी कि ठग। हम अभी तक सुरागों में ही उलझे रहे। वो गाड़ी से मिलने वाला सिम कार्ड, आईडी प्रूफ, मेडिकल रिसीट, हमें उनसे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं था, क्योंकि ये हमारे साथ खेल खेल रहा था। सर हमारे पास इन झूठे नामों के अलावा फिलहाल कुछ भी नहीं। एक बेनाम और बेशकल आदमी को ढूंढना बहुत मुश्किल है। हेलो। अरे सर, आप जितना टाइम मुझे देते हैं ना, उतना टाइम अपनी बीवी को देंगे ना, तो आपकी पूजा करने लगेगी वो। कौन बोल रहा है? नटवर, लकी, रिकी, या मेरा असली नाम जानना चाहते हैं? कौन हो तुम? कहाँ हो इस वक्त? सर मैं जा रहा हूँ आपका शहर छोड़ के, भूल जाइए मुझे। किसके कहने पे तुमने ये सब मर्डर्स किए? मेन टारगेट कौन था तुम्हारा? नटवर, बंटी, लकी, तुम जो कोई भी हो, कोई तो वजह होगी तुम्हारे पास मुझे कॉल करने की। अरे वजह आप हो सर, वैसे आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं। मर्डर की वजह घर के बगल में है। हेलो। घर के बगल में मतलब? सर मैं नंबर ट्रैकिंग पे डालता हूँ और जितने भी सस्पेक्ट्स हैं सबके नेबरहुड में देखता हूँ। कुछ नहीं हासिल होने वाला उससे। ये सिर्फ हमें गुमराह कर रहा है, खेल रहा है हमारे साथ। जोशी, इन नामों का सहारा लेकर अभी तक जितने भी क्राइम हुए उन सब की डिटेल्स चाहिए। सर कोलकाता वाले हत्याकांड की सारी डिटेल्स आ गई हैं। तुम्हारा कहने का मतलब है 19 मर्डर्स हुए हैं वहां? हाँ सर, वही है। सारे मर्डर्स एक ही तरीके से किए गए और सर एक फिंगरप्रिंट नहीं मिला है, लेकिन वो रांची वाले फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करता। हो सकता है शायद दोनों पार्टनर्स के फिंगरप्रिंट्स हों। डेटाबेस चेक किया तुमने? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट क्लियर के साथ कोई भी मैच नहीं हुआ। सिर्फ ये प्रोफाइल शॉट मिला धुंधला सा। जिस गली में मर्डर हुआ उसकी अगली गली में भागता हुआ दिखा था। काफी अंधेरा था। इसकी गर्दन पर कोई चोट का निशान है या फिर कोई टैटू हो सकता है। एक काम करो, ये प्रोफाइल फोटोग्राफ लैब में भिजवाओ और अपने सुपरविजन में क्लीन करवाओ। शायद कोई टैटू का डिजाइन मिल जाए। मिस्टर नटवर, कहां छुपे हो तुम? कॉफी आ गई है। आ रही हूँ। पंकज, कल चली अंगूठी देखने के लिए? ठीक है, चलते हैं। पंकज, अगर तुम अपने पास्ट को अभी तक नहीं भूले हो तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा और टाइम ले सकते हैं। ऐसा नहीं है तन्वी, बस काव्या की याद आ गई थी। वो मेरा अतीत थी, अब तो मेरी आज हो। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? मार्केट। और आप घबराइए मत, मैं वापस आ जाऊंगी। वैसे भी कहीं जाने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास। सर पुणे के केस के बारे में पता चला है, लेकिन 2016 का है। कितने विक्टिम्स थे? 2। सरला दीक्षित, किलर की अपनी माँ, और उनके पड़ोसी काव्या दवे। अपनी माँ? ये कंफर्म्ड है? किलर का नाम है मनीष दीक्षित। ये रहा उसका फोटो। अपनी माँ के मर्डर केस में प्राइम अक्यूज्ड है। ठीक उसी तरह से खुरपी से मारा गया था। इनके साथ एक आदमी रहता था, पंकज, जो इस केस का प्राइम विटनेस है। सर पिछले 4 साल से पुलिस प्रोटेक्शन में। पुणे पुलिस ने उसे किसी दूसरे शहर में सेटल किया जब तक ये मनीष नहीं मिल जाता। इसकी फोटोग्राफ देश भर के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कराओ। अपना खबरी नेटवर्क एक्टिवेट करो। 9 महीनों में पहली बार इस किलर को शक्ल मिली है। सर मनीष को भोपाल में देखा गया है। वहाँ के एक चाय वाले ने भोपाल पुलिस को इन्फॉर्म किया। तुरंत एक टीम रेडी करो। भोपाल पुलिस को बैकअप रिक्वेस्ट के लिए बोलो। ये मनीष का, रोहित या विजय, इनमें से किसी से कनेक्शन मिला कुछ? नहीं सर, कोई कनेक्शन नहीं मिला। मुझे कुछ तो मिसिंग लग रहा है।
जोशी, गावड़े, उधर देखो। तुम मेरे पीछे आओ। तन्वी, ठीक तो हो तुम? देखो जरा, कहाँ है जोशी? पंकज तुम जल्दी घर आ जाओ, कोई मनीष नाम का आदमी घर आ गया था। मनीष? तन्वी सुनो तुम घबराओ मत, मैं अभी आ रहा हूँ। सर, हमने भोपाल के सभी एग्जिट पॉइंट्स पे नाकाबंदी कर रखी थी सर, बट अनफॉर्चुनेटली मनीष हमारे हाथ से निकल गया। शायद शहर छोड़कर बाहर जा चुका है। बट सर, आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम उसे अपने हाथ से नहीं निकलने देंगे। जय हिंद सर। सर, मनीष के बैग से उसके फिंगरप्रिंट्स मिले, लेकिन वो रांची और कोलकाता के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं होते हैं। मुझे इस केस से जुड़ी सारी फाइल्स चाहिए। कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। अरे गावड़े, मुंबई की फाइल नहीं, लखनऊ की फाइल चाहिए भाई। कहां हो तुम? इतनी महीनों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, प्रमोशन करवा दूं आपका? कौन? इतने दिनों से आप मुझे ढूंढ रहे हैं और आज जब आपके सामने हूं आपने पहचाना भी नहीं। दिल तोड़ दिया आपने। कि डायरी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से एनालाइज कराने के बाद ये समझ में आता है कि इस आदमी का हाथ कांपता है। किस नाम से पुकारूं तुम्हें? आपके साथ अपना सा लगता है, भले ही दूर का हो, पर रिश्ता लंबा सा लगता है। कार्तिक, कार्तिक शुक्ला कह के बुलाइए, जो नाम मेरी माँ ने मुझे दिया था। मनीष तुम्हारा पार्टनर है? मेरा पार्टनर तो कोई और है। मनीष तो मुझसे बदला लेने आया था। बदला? अपनी माँ का बदला लेने? काफी स्मार्ट हैं आप, इसीलिए तो आप मुझे पसंद हैं। मुझे लगा मनीष मर चुका है, पर वो तो साला जिंदा था, इसलिए मैंने उसके खिलाफ गवाही दे दी। और अब वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है बदला लेने के लिए। एक झटके में किसी की जान लेने में जो नशा है, जो सुकून है, खैर वो आप नहीं समझोगे। बकवास बंद कर और सीधी तरह से ये बता कि तेरा साथी कौन है और कहाँ है। फिलहाल तो तन्वी के घर के पीछे जो गली है, मकान नंबर 4, वहां पे मिलेगा वो। क्या नाम है उसका? कौन है वो? इस बार बहुत बड़ा हाथ मारा है ना तूने। तन्वी नाम है ना उसका? बेटा मुझे माफ करना, तेरी नानू को ऐसा फंसाऊंगा कि पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा वो। तो बोर नहीं हुआ इन सब चीजों से? ये सारा खेल पुराना सा लगता है। अब लोगों को मारना इतना आसान हो गया है, कोई मजा ही नहीं रहा यार अब इन सब चीजों में। तुझे आना है तो आ, वरना मत आ। मैं अकेले हाथ साफ कर लूंगा उस पर। चल ठीक है, कल का प्लान करते हैं। क्यों? इतने लोगों की जान लेने की वजह क्या थी तेरे पास? अगर वजह होगी तो सजा कम मिलेगी क्या? मेरे लिए तो एक नशा है। वैसे आप मुझे कभी पकड़ नहीं पाते, वो तो मुझसे आपकी तड़प देख ही नहीं गई।
और मैं बोर हो चुका था, इसलिए मैं खुद चला आया। अब वो मजा नहीं रहा लोगों को मारने में, अब आराम करना है जेल जाके। पंकज राणा उर्फ कार्तिक शुक्ला और धीरज गुप्ता अपराध जगत के ऐसे शातिर, बेरहम और कुख्यात दरिंदे थे जिन्हें अपने किए पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं था, जिन्हें अपने स्वार्थ के आगे कुछ भी गवारा नहीं था। लेकिन उनके इतने भयंकर अपराधों के बावजूद इस केस का सबसे चौंका देने वाला वाकया तब हुआ जब सालों तक जुर्म करने के बाद पंकज राणा ने एक दिन अचानक पुलिस थाने आकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अब खून खराबे से उसका मन भर चुका था। लोगों को मारने में अब उसे वो मजा नहीं मिल रहा था। वो इन सब चीजों से थक चुका था और जिंदगी में अब कुछ नया करना चाहता था। ये वाकया अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए लोगों की जिंदगियों से खेलना सिर्फ एक खेल है जो उन्हें रोमांचित करता है। भावनाओं में बहकर एक अजनबी पर भरोसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं हो सकता। किसी की सच्ची मंशा को जानने के लिए सतर्क दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। अब मैं आशुतोष राणा आपसे विदा लेता हूं। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। छोड़ो मुझे जाने दो। छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो छोड़ो जाने दो। और ये हम घर घर खेलेंगे। हाँ ये देखो, ऐसे ऐसे खेलेंगे। इसके अंदर हम इसमें रखेंगे, है ना? हम घर घर खेलेंगे। पकड़ के तो दिखा भाई, पकड़ के तो दिखा। पकड़ लिया। फिका ध्रुवी चलो। ध्रुवी, देविका, देखो कौन आया है? अरे इधर आओ। ये है सागर, तुम्हारा भाई। हम खेलते हैं। अरे बेटा, आज से तुम्हारा घर है और ये है ध्रुवी और ये है देविका, तुम्हारी बहनें। ठीक है, अब तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। इस लड़के को गोद लेकर गलती कर दी है तुमने। ये लड़का सारी जिंदगी मुझे इस बात का एहसास दिलाता रहेगा कि मैं तुम्हें बेटा नहीं दे पाई और ये सही नहीं है। यही जिंदगी है मेरा, और अगर लाइफ में सब कुछ ही सही होना होता ना तो इतनी कोशिशों के बाद तुम्हें लड़का हो गया होता।
लेकिन नहीं हुआ, इसलिए सागर ही हमारा बेटा है। हमारा नहीं, तुम्हारा। ये सिर्फ तुम्हारा बेटा है, मेरा नहीं। मीरा, क्यों करती हो इतना गुस्सा जब तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है? हाँ? कितनी बार समझाया तुम्हें कि इतना गुस्सा मत किया करो। क्या हुआ मम्मा को? फिर से तबीयत खराब हो गई क्या? अब कुछ नहीं हुआ तुम्हारी मम्मा को, सब ठीक है। हाँ? चलो खाना खाते हैं, बैठो। सागर, सागर, आओ बेटा। अरे अरे तू यहाँ आना। कम है? शाबाश, तो बैठो। गुड बॉय। हाँ, सिट डाउन। दिमाग खराब हो गया तेरा? ये क्या कर रहा तू? दिमाग उसका नहीं, तुम्हारा खराब हो गया है। अरे जब तुम्हें नहीं पसंद है सागर, तो रहो ना अपनी बेटियों के साथ। इसके पीछे क्यों पड़ी हुई हाथ धो के? रहना ही पड़ेगा बेटियों के साथ, क्योंकि उनके बाप को बेटा मिल गया है ना। अब बेटियां जिए चाहे मरे, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? मीरा, तुम्हारा सही में दिमाग खराब हो गया है, जो ये बातें अपने दिमाग में भरी बैठी हो तुम। अरे मेरी भी बेटियां हैं वो, और तुमसे ज्यादा मैं प्यार करता हूं उनसे। सर ये आप क्या बोल रहे हो सर? श्रुति की अभी उम्र ही क्या है कि वो लड़के वड़कों के चक्कर में पड़ेगी? सर वो मुझे हर एक बात बताती थी, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे जरूर बताती सर। ठीक है, काम कीजिए, श्रुति के स्कूल फ्रेंड्स और स्कूल से घर तक के आने के रास्ते के बारे में हमें बताइए। आगे की कार्रवाई हम करते हैं। जी हाँ जी। सुनिए, ये लड़की यहाँ से गायब हुई थी, इसे देखा है आपने? तो नहीं देखा था। सुनिए जी सर, ये लड़की यहाँ से गायब हुई थी, इसको देखा है? नहीं सर। सुनो, इस लड़की को यहाँ पे देखा है? हाँ साहब, उस दिन देखा तो था, ये सामने से जा रही थी, लेकिन फिर अचानक से एक गाड़ी आ गई और वो निकल गई। अच्छा, वो गाड़ी में खुद से बैठी थी या उसे जबरदस्ती बिठाया गया था? सर खुद से बैठी थी कि जबरदस्ती बैठाया था ये तो नहीं देख पाया, क्योंकि वो गाड़ी के उस तरफ थी। कौन से रंग की गाड़ी? गाड़ी सर सफेद रंग की थी। सर श्रुति की फोटो को आसपास के सभी चेक पॉइंट्स पे सर्कुलेट कर दिया है। अगर वो गाड़ी किसी भी चेक पॉइंट से गुजरी, उस गाड़ी के रूट के बारे में पता चल जाएगा। श्रुति के पड़ोसियों से श्रुति और उसके फादर के रिलेशंस के बारे में भी पता करो। कई बार लोग दिखाते अच्छा हैं, होता कुछ और ही है। जी सर, इसके अलावा टेक्निकल टीम को श्रुति के कॉल रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया डिटेल्स स्कैन करने के लिए बोल दिया है। वर्मा, एक ही एरिया में पिछले 5 दिनों में 2 मिसिंग केसेस सामने आए हैं। पहली अवनी 10 साल और दूसरी श्रुति 16 साल। क्या इन दोनों मिसिंग केसेस में कोई कनेक्शन तो नहीं है?
ये चाइल्ड हेल्पलाइन की इमरजेंसी सेवा है, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। सर, मेरी बेटी अवनी पिछले 5 दिनों से गायब है। आप प्लीज उसे ढूंढिए। पुलिस ने उसे ढूंढने के लिए कुछ भी नहीं किया है। मिसिंग कंप्लेंट कौन से थाने में दर्ज करवाई है आपने? मालवीय नगर थाना। सर प्लीज मेरी बेटी को ढूंढिए सर। देखिए आप चिंता मत कीजिए, आप अपनी बेटी की फोटो, डिटेल्स और एफआईआर की कॉपी हमें सेंड कर दीजिए, हम देखते हैं आपकी क्या मदद कर सकते हैं। जी। कोई लेडी थी, उनकी बच्ची 5 दिन से गायब है, वो डिटेल्स हमें सेंड कर रहे हैं। चेक कर। खाना खा ले। हाँ खा ले, फिर हम खेलेंगे। मिस्टर तरुण, अपनी जिस रास्ते से अक्सर आया जाया करती थी, उस रास्ते में करीब 200 मीटर का एक सुनसान पैच पड़ता है। हमारा अंदाजा है कि अवनी को उसी सुनसान पैच पे से ही गायब किया गया। गायब किया गया है? मतलब किडनैपिंग? मगर सर अवनी को गायब हुए पूरे 5 दिन हो गए। अगर वाकई में ये किडनैपिंग होती तो अब तक रैंसम कॉल्स आ जानी चाहिए थी। करेक्ट, इसीलिए हमने किडनैपिंग के अलावा बाकी एंगल्स भी इन्वेस्टिगेट किए हैं और उसी सिलसिले में हमने अवनी के पड़ोसियों से भी पूछताछ की। एक नंबर का कमीना है वो मोहित। मोहल्ले की कोई ऐसी औरत नहीं है जिस पर उसने बुरी नजर ना डाली हो। एक बार तो उसने मुझसे भी बदतमीजी की थी, मैंने तो उसको ऐसा सबक सिखाया, उसके बाद कभी दोबारा मेरे सामने नहीं आया। मिस्टर तरुण, आप चाहें तो हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अवनी का मिसिंग केस है, उसी तरह से एक और लड़की का मिसिंग केस कल हमारे सामने आया है। 16 साल की है वो लड़की, उसका नाम श्रुति है और वो भी सेम एरिया से गायब हुई है, वापस घर लौटते समय। सेम एरिया से? मतलब जहाँ से अवनी गायब हुई है? जी। और तो और हमें लग रहा है कि ये अवनी और श्रुति दोनों के मिसिंग केसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अवनी के लिए भी रैंसम कॉल अभी तक नहीं आया है और श्रुति के लिए भी नहीं, और दोनों एक ही जगह से गायब हुई हैं। बताइए सर, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं इसमें? हमें जो करना है वो तो हम कर ही रहे हैं। 2 नाबालिग बच्चियों का सवाल है, समय हमारे पास कम है। चूंकि आप बच्चों के साथ डील करते हैं, आपके पास बच्चों का डेटा है। अगर आप लोग हमारी मदद करेंगे तो दोनों बच्चियों को हम जल्द से जल्द छुड़ा पाएंगे। सर हमसे जितना हो सकेगा हम आपकी उतनी मदद करेंगे। आपने बाहर से खाना क्यों ऑर्डर करा? मैं बना देती हूँ ना 15 मिनट में बस। तेरे 15 मिनट के चक्कर में मैं 2 घंटे से बैठा हूँ। एक बच्ची का मिसिंग केस आ गया था, इसलिए लेट हो गई। तो बच्चों की तरह क्या रो रही है? सारी भूख की ऐसी की तैसी कर दी। क्या हुआ था? और उसकी बहन छत पर पतंग उड़ा रहे थे साहब। हमें तो पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। क्या किया तूने? धक्का मारा तूने से? क्यों धक्का दिया तूने? क्यों मारा तूने मेरी बच्ची को? क्यों मारा तूने मेरी बच्ची को? क्यों? क्या कर रही हो तुम? और ये क्यों मारेगा ध्रुवी को? क्यों? देखा नहीं? 24 घंटे वो मेरी बेटी को किस तरह से ढूंढता रहता था और पूछ रहे हो क्यों? ढूंढता नहीं था,
अपनी बहनों के साथ खेलना चाहता था, पर तुमने होने नहीं दिया। हाँ, मैंने नहीं होने दिया। तुमने ठीक कहा, इसलिए नहीं। असल में तुमने मेरी बेटी को मारा। तुम हथियार हो इसके कारण, इस लड़की की वजह से तुमने मेरी बेटी को मार डाला। हमेशा। क्या बोली तुम? हाँ? मैंने मारा अपनी बेटी को। मार डालो, मारी डालो, आज इसी दम जान दे दो। आज तुम्हें मारो, फिर बाद में इसको मार डालो। गुड़िया की तरह क्यों सजी हुई है? सर उम्र तो अवनी के आसपास की है, लेकिन अवनी नहीं हो सकती। बॉडी की हालत को देख के लग रहा है कि इसे हमारे हफ्ता भर तो हो गया होगा। आसपास के पुलिस स्टेशंस में सब जगह इसकी फोटोग्राफ सर्कुलेट करवा दो। शायद किसी ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई हो। वर्मा, अगर ये तीनों केसेस आपस में कनेक्टेड हैं तो हमें जल्द से जल्द श्रुति और अवनी को ढूंढना होगा। ये श्रुति के दोस्तों और पड़ोसियों से कुछ बताया? सर श्रुति ने एक लड़के के बारे में बताया था, वो अक्सर उसका पीछा करता था, उम्र में भी काफी बड़ा था, पर उसने धर्म अंकल को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। अगर उनको पता लगता, वो इतने ओवर प्रोटेक्टिव थे कि उसकी पढ़ाई उसी समय बंद करवा देते। सर श्रुति के फ्रेंड नेहा ने जिस लड़के वीर के बारे में बताया था, सर वो लड़का भी अपने घर से गायब है। हम उसे ट्रेस कर रहे हैं। पर सर धर्म के पड़ोसियों से पता चला कि जब तक उसकी बीवी जिंदा थी, दोनों में बहुत झगड़े होते। उसकी मौत भी काफी सस्पिशियस है। वर्मा, पता करो ये श्रुति के गायब होने के वक्त धर्म की क्या लोकेशन थी। ओवर प्रोटेक्टिव था, हो सकता है बेटी की कोई बात बुरी लग गई हो। ये अदिति और मोहित, इनका क्या स्टेटस है? बातचीत करने की हालत में हैं दोनों? सर मुझे बेटा चाहिए था, मगर अपने लिए नहीं, मोहित के लिए। अगर मैं उसे बेटा नहीं देती तो वो मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर लेता। किससे? सर कोई एक हो तो बताओ ना। अब तो बस भगवान से दुआ है कहीं मुझसे छुटकारा पाने के चक्कर में मोहित ने ही अवनी को कुछ ना कर दिया हो। अदिति का दिमाग तो हमेशा से सनका हुआ था सर, जो मेरी दोस्तों को मेरी गर्लफ्रेंड समझती रहती थी। सर आप बताओ, अगर कोई लड़की मेरी दोस्त है ये कोई क्राइम थोड़ी है ना? सिर्फ तुम्हारी बीवी का नहीं, तुम्हारे पड़ोसियों का भी यही कहना है। पर एक पड़ोसन ने तो तुम पे सीधा सीधा ब्लेम लगाया है कि तुमने उसके साथ बदतमीजी की थी। मैं कसम खाकर कहता हूँ, अवनी के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। आप अदिति से पूछो ना, उसे ही बोझ लगती थी वो। सर उस अनजान लड़की की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के हिसाब से क्लियर है कि लड़की की डेथ जो है 10 दिन पहले हुई थी। यानी कि अवनी के भी गायब होने से पहले? और सर बॉडी पर ना कोई असॉल्ट के निशान हैं और ना ही सेक्सुअल कोई हरासमेंट के। इनफैक्ट स्लो पॉइजनिंग से लड़की की डेथ हुई। 10 दिन पहले लड़की गायब हुई थी तो जाहिर सी बात है कि फैमिली हाथ पे हाथ रख के तो बैठी नहीं होगी। तो फिर इस लड़की की पहचान क्यों नहीं हो पा रही? एक काम करो, एक स्पेशल टीम असाइन करो इस लड़की की फैमिली को ढूंढने के लिए। इसकी पहचान होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर खा लेना, खा ले, खा लेना। सुनो, इस डॉक्टर से मिलकर देखो, उससे पूछो तुम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही हो, क्या इशू है? बलजीत कोई इशू नहीं है, वो बस काम के स्ट्रेस की वजह से। काम गया भाड़ में तेरा। दुनिया भर की भलाई करने से पहले अपनी पति की भलाई कर। सुन, मुझे बच्चा चाहिए, और एक बच्चा नहीं, ढेर सारी बच्चियां, समझी ना? हाँ? ये मेरी ध्रुवी की गुड़िया है,
और कमरा भी उसी का है। अगर आइंदा से तू कभी इस कमरे में आया और किसी भी चीज को हाथ लगाए ना तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। चलो बचाओ, सब हो जाए यहाँ से, मेरी आंखों से दूर हो जाए यहाँ से। सर, अदिति और मोहित, इन दोनों के बारे में हमें जो कुछ भी पता चला था सब सही है। अदिति मोहित का फ्रस्ट्रेशन अवनी पर निकालती थी और मोहित वो तो अगला लेवल। कई लड़कियों और औरतों के साथ उसके रिलेशन थे। सर, उनमें से एक लड़की सना उसे धमकियों भरे मैसेजेस भेजती थी। ये देखिए। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है मोहित। अगर अब तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो समझ लो इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। आदमी हूं सर, जरूरतें हैं मेरी भी, जो अदिति से कभी पूरी नहीं हुई। वो तो हमेशा ही मुझसे लड़ती रहती थी। मगर इसका मतलब ये नहीं है सर कि मैं अपनी बेटी अवनी को नुकसान पहुंचाऊंगा। क्यों नहीं? अदिति से तलाक लेकर तुम्हें अदिति से तो छुटकारा मिल जाता, लेकिन अवनी से कैसे मिलता? वो तो तुम्हारी बेटी थी। और ये सना तुम्हें धमकी दे रही थी, जान सकता हूं क्यों? सर, सना को तो मैंने अदिति और अवनी के बारे में पहले ही बता दिया था, मगर वो मेरे पीछे पड़ गई थी तो मैंने उससे दूरी बना ली थी। इसीलिए वो मुझे धमकी दे रही थी। तो क्या सना तुमसे नाराज होकर तुम्हारी बेटी अवनी को नुकसान पहुंचा सकती है? छोटे मोटे झगड़े तो कपल्स के बीच में चलते ही रहते हैं। प्यार करता है वो मुझसे, आज नहीं तो कल मेरे पास आ ही जाएगा। तो फिर मैं अवनी को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी? प्यार करता तो इस तरह से तुम्हें उसे धमकियां देने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर, 7 तारीख को कहां थी जब अवनी गायब हुई? आपको याद है कि आप 7 तारीख को कहाँ थे? तो मुझे कैसे याद होगा कि मैं 7 तारीख को कहाँ थी? देखो सना, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। अगर हमने अपने तरीके से पूछना शुरू किया ना तो अच्छा नहीं लगेगा। सर, जब आपको भरोसा ही नहीं है मुझ पे तो अब मैं क्या बोलूं? जब मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे सच में नहीं याद कि मैं 7 तारीख को कहाँ थी। हेलो, ये भी बिल्कुल डॉल की तरह सजी हुई है। वैसे ही कपड़े, वैसा ही विग। किरण, पलट उधर है। अवनी, हाँ, खा ले, फिर हम खेलेंगे। देविका, भाई साहब आपने हमारी देविका को देखा कहीं? मुझे मेरे बच्चे चाहिए। एक बच्चे के बाद आपने
उसी बच्ची को नहीं खो सकती विनय। मुझे मेरी बच्ची ला कर दो। मुझे मेरी बच्ची ला कर दो। पुलिस स्टेशन चलते हैं भाभी। हाँ चलते, चलो। एक सेकंड, मेरा बोले है? देविका, देविका, मेरी बच्ची, बेटा, क्या? उठ जा मेरे बच्चे, क्या हो मेरे बच्चे को? उठ जा, देविका, क्या देविका उठो, उठो देविका, देविका, मैंने इसे हॉस्पिटल लेके चलो। क्या हुआ इसे? मैंने तो मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा? मार डाला तुमने मेरी बेटियों को। इतनी दिक्कत थी तो बता देते, उन्हें कहीं लेकर दूर चली जाती। इस पराई लड़के के लिए तुमने अपनी सगी बेटियों का खून कर डाला। मैंने मारा अपनी बच्ची को? अरे तुम्हारे साथ गई थी बाजार, वो तुमने क्या किया? तुम बताओ। मैंने क्या किया? उसका पेमेंट कार्टून आने वाला था, इसलिए वो घर वापस जल्दी आ गई। तुमने इसी मौके का फायदा उठाकर मेरी बच्ची को मार डाला। क्यों मारा तुमने? फोन कर। सर, देविका को कई पड़ोसियों ने मीरा के साथ ही बाजार जाते हुए देखा गया था, लेकिन वापस लौटते हुए किसी ने नहीं देखा। और ध्रुवी के केस में भी ऐसा ही हुआ था, उसे भी आखिरी बार मीरा के साथ ही देखा गया था। मुझे तो सर इस मीरा पर ही डाउट है। इस विनय की बात पर भरोसा तो नहीं कर सकते। इस मीरा का मेंटल स्टेट इवैल्यूएशन करवाओ सर, तभी पता चलेगा इस मीरा के साथ आखिर चल क्या रहा है। मुझे छोड़ो, मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। दोहराज, पहले मेरी बेटी को खा के अब मुझे खाएगा। मनोज जब से इस घर में आया मेरी बेटियों को खा। मैंने कुछ नहीं किया। अपनी और इस अनजान लड़की को मिलाकर हमारे पास कुल 8 केसेस आए हैं, 2 आपके पास आए हैं, यानी कुल मिलाकर केसेस हो गए 10। इन 10 में से 7 केसेस की मोडस ऑपरेंडी सेम है। एक केस इन 10 में से ऐसा है जो बिल्कुल अलग है, श्रुति का, जो अभी तक हमारी समझ से ही बाहर है। या फिर यह भी हो सकता है कि श्रुति का केस इन केसेस से रिलेटेड ही ना हो। इन सभी केसेस में एक इंटरेस्टिंग बात और है, हमें जितनी भी बॉडीज मिली उनमें बहुत ही हाई शुगर कंटेंट मिला है। जैसे उन्हें काफ़ी सारा चॉकलेट खिलाया गया था मारने से पहले, और ये नॉर्मल चॉकलेट नहीं था। इन चॉकलेट्स में एनेस्थेटिक्स डाले गए थे ताकि बच्चे डिजी रहें। और तो और इन बच्चियों के साथ किसी भी तरह का मारपीट नहीं की गई, कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ, उल्टा बंधक रहते हुए यानी हॉस्टेज रहते हुए उन सभी ने वेट गेन किया। जनरली केसेस में क्या होता है कि किलर या तो गुस्से में कत्ल करता है या फिर अपने आप को सही साबित करने के लिए। यहाँ तो केस उल्टा ही है। मर्डर पहले बच्चियों को गुड़िया बनाता है, पहले अच्छे कपड़े पहनाता है, स्लो पॉइजन देता है। ममता जी, ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझ से बाहर। तो इस किलर को हम एक नाम देते हैं, डॉल किलर। इस डॉल किलर को पकड़ना अब हमारे लिए बेहद जरूरी है, जितनी जल्दी हो सके। सर, श्रुति के स्टॉकर वीर ने अपने नाम पे एक नया सिम खरीदा है। उस मोबाइल की लोकेशन यहाँ सिटी की है। चलो। सर, आप लोग यहाँ? हाँ। क्या हुआ सर? वो क्या है ना, तुम तो हमारे पास आई नहीं, इसलिए हम तेरे पास आ गए। कहाँ है श्रुति? क्या किया उसके साथ? कौन श्रुति सर? कौन श्रुति? कौन श्रुति?
मैं और वीर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं अपनी मर्जी से इसके साथ यहाँ रह रही हूँ। जब तक तुम बालिग नहीं हो जाती तब तक तुम्हारी कोई मर्जी मायने नहीं रखती है। और तुम वर्मा, इसके ऊपर नाबालिग लड़की को भगाने का, फुसलाने का, पॉस्को और रेप दोनों चार्जेस लगाओ। सर मैंने रेप नहीं किया सर। सर आपने बुलाया? आओ वर्मा, देखो ये अभी मैं इन सभी केसेस को स्टडी कर रहा था। ये सारे केसेस कहीं ना कहीं चाइल्ड हेल्पलाइन से कनेक्टेड हैं। हाँ तो सर उन्होंने भी तो 2 केसेस को ढूंढा है। मैं उन 2 केसेस की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उन 8 केसेस की बात कर रहा हूँ जो हमने ढूंढे। इनफैक्ट उनमें से 4 केसेस को जब मैंने बैक ट्रेस किया तो पाया कि चारों बच्चियों ने गायब होने से 1-2 दिन पहले चाइल्ड हेल्पलाइन में हेल्प के लिए फोन किया था। सर अगर ऐसा है तो फिर हेल्पलाइन वालों ने हमें क्यों नहीं बताया? वो इसलिए कि इन 4 केसेस में से 2 केसेस तो ऐसे थे जो बहुत छोटे मोटे झगड़ों के लिए रजिस्टर करवाए गए थे, मसलन स्कूल के झगड़े, या फिर एक तो ऐसा था जो अपने पेरेंट्स से तंग आकर चाइल्ड लाइन से हेल्प मांग रहा था। और एक बात ये देखो, इन बच्चियों के गायब होने की डेट और हेल्पलाइन में कॉल करने की डेट। सर मतलब हेल्पलाइन में कॉल करने के 1 से 2 दिन के अंदर ही ये लड़कियां गायब हुई? एग्जैक्टली, यानी कि कोई चाइल्ड हेल्पलाइन के डेटा को एक्सेस करके इन बच्चियों को टारगेट कर रहा है। सर अगर ऐसा है तो एक केस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि अगर हम हेल्पलाइन को एक्यूज करते हैं तो उनकी रेपुटेशन एट स्टेक है। तुम सही कह रहे हो। एक काम करो वर्मा, हेल्पलाइन का डेटा एक्सेस करो, पता लगाने की कोशिश करो उन 4 बच्चियों ने जब हेल्प के लिए फोन किया था तो फोन किसने अटेंड किया था। और एक बात, हेल्पलाइन में काम करने वाले एक एम्प्लॉय की हिस्ट्री निकालो। सर एक के बाद एक गायब हुई लड़कियों के केस पुलिस के लिए मुसीबत बनते जा रहे थे, जिनमें श्रुति का केस भी शामिल था। मगर श्रुति को सुरक्षित बरामद करके पुलिस ने इस एक संभावना को समाप्त कर दिया था। लेकिन अभी भी कई लड़कियां गायब थी और इन गायब लड़कियों का जो कनेक्शन चाइल्ड हेल्पलाइन से निकलकर सामने आया था, उसने पहले से भी अधिक इस उलझे हुए मामले को उलझा दिया था। इस मामले में पुलिस बच्चों की हत्याओं और चाइल्ड हेल्पलाइन के बीच वास्तविक संबंध पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमें यह देखना है कि क्या वो इसका पता लगा पाएंगे। मैडम, मैंने जितना सोचना था सोच लिया। मैं इस बच्चे को गोद नहीं ले सकता। ये रूल्स के खिलाफ है विनय जी। रूल्स होंगे आपके लिए, आपको रखना है इसे रखो, इसके साथ कुछ भी कीजिए, मारिए फेंकिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सुनिए, सर ये तरुण है, मेडिकल बैकग्राउंड से। इसे दवाओं के बारे में, ड्रग्स के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी होगी, इसीलिए इसके पीछे 2 कांस्टेबल लगा दिए। सर ये हेल्पलाइन की फाउंडर ममता, इसने अपने बेटे के सुसाइड के बाद ये हेल्पलाइन शुरू की थी। सर इन दोनों के अलावा हेल्पलाइन में काम करने वाले अगर किसी का बैकग्राउंड इंटरेस्टिंग है तो सर वो ये है, सरगम। इसका बचपन काफ़ी डिस्टर्ब रहा है। माँ की मौत काफ़ी सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में हुई थी। उसके बाद से बचपन अनाथ आश्रम में गुजरा है। एक बार किसी ने अडॉप्ट किया था मगर वापस छोड़ गए, ये कह के कि मेंटली इल है। मेंटली इल? जी सर। इसकी शादी एक हिस्ट्री शीटर से हुई है, बलजीत। 2-3 बार जेल भी जा चुका है। पड़ोसियों ने बताया कि बलजीत इसे काफ़ी मारता पीटता भी। इन मियाँ बीवी के बारे में जो कुछ भी पता कर सकते हो पता करो। पति बलजीत क्रिमिनल हो सकता है, बलजीत ने सरगम के जरिए हेल्पलाइन का डेटा एक्सेस करके बच्चियों को टारगेट किया हो। सर ए, क्या समझता है अपने आप को?
कट यार कट। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा एक्टर है, मैं आपको बता रही हूँ। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट दीजिए, मैं करवाती हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन, ये रोल तुझे नहीं मिला ना तो जान से मार दूंगी तुझे, समझे? ठीक से कर। अभी करेगा जी सर। रोल एक्शन। क्या समझता है अपने आप को? कट यार कट। सर नहीं करेगा सर। नेक्स्ट यार। इधर आ तुझे बताती हूँ। सारा दिन बैठकर टीवी पे ड्रामे देखता है? कुछ करने का बहुत आ जाती है तेरे को। बता, क्या हो जाता है तेरे को? अब कैसे जुबान चल रही तेरी? आगे से नहीं होगा, प्लीज। ऑडिशन के टाइम सिल जाती है तेरी जुबान। अब तो देख, तेरी जुबान ऐसी तेज करूंगी ना, कट कट करेगी। नहीं। ये देख, अब ले मजा। नहीं माँ, नहीं माँ प्लीज। अब ले मजा। अब मुँह खोल, खा। फिर जब उस बच्चे को दोबारा हमारे ऑर्फनेज में छोड़ने आए तब हमें पता चला असल में सागर लड़का नहीं लड़की है, सरगम। मेरी बीवी तो पागल खाने चली गई थी, बस मैं और सागर ही बचे थे घर पर। एक दिन जब मैंने सागर को कपड़े पहनते देखा तब मुझे उसके लड़की होने का पता चला। लिपस्टिक लगाएगा? ये मेकअप ना सारा लड़कियों के लिए, तेरे लिए नहीं, समझे? मुझे भी ये सब करना अच्छा लगता है। दूसरी लड़कियों के साथ खेलो, उनकी तरह गुड़िया रखना। चुप कर। कितनी बार तुझे बोला है ये बात किसी के सामने नहीं बोलनी। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मेरा इन मर्डर से कोई लेना देना नहीं सर। लेकिन वो सरगम, वो सनकी है सर, अक्सर ऑफिस से लेट आती थी सर। मुझे लगा उसका अफेयर चल रहा होगा। एक दिन मैंने उसका पीछा किया। छोड़ो मुझे जाने दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो जाने दो। और ये हम घर घर खेलेंगे। हाँ ये देखो, ऐसे खेलेंगे। इसके अंदर हम इसमें रखेंगे, है ना? हम घर घर खेलेंगे। मैं एक बार जेल जा चुका हूँ सर। मुझे लगा पुलिस को सच बताऊंगा तो सरगम के साथ मुझे भी अंदर कर देगी। अब सीधी तरह से ये बता के सरगम है कहाँ पर? सर ऑफिस का बोल के गई है सर। लेके जाओ उसे। सर माफ कर दो सर। ममता जी, सरगम कहाँ है इस वक्त? क्या हुआ सर? सरगम को एक स्ट्रेस कॉल आया था और उसको अटेंड करने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई और वो घर चली गई। वो स्ट्रेस कॉल कहाँ से आई थी? किसने की थी? वो पूरी डिटेल दीजिए हमें फौरन। हाँ सर। तरुण जल्दी से उनकी स्ट्रेस कॉल निकाल के सर को दो, जल्दी करो। देखो जरा। स्पीड रखनी पड़ेगी।
उसकी लोकेशन मूव करने लगी। मूव करने लगी? जी सर। फॉलो करते रहो उसको। सर लगता है किसी व्हीकल में। किरण पकड़ो सरगम, लेके चलो इसे, लेके चलो इसे। वर्मा जरा देखो बच्ची को। उठो बेटा, बेटा उठो। सर बेहोश। एम्बुलेंस को कॉल करो। सर मैं ना उन्हें चॉकलेट देती थी, केक भी देती थी कि वो मेरे दोस्त बन जाए, लेकिन वो मना कर देते थे और रोने लग जाते थे। तो मुझे ना मजबूरी में ना उन्हें दवाई देनी पड़ गई और वो मर गई। अभी तक कितनी लड़कियों को मारा है तुमने? सबसे पहले ना मैंने माँ को मारा था। वो घर में भी ना मुझे लड़का बना के रखती थी, जबकि कोई देख भी नहीं रहा होता था। फिर मुझे ना मेरे नए पापा मिल गए। ये सागर तुम्हारा भाई। वो मुझे मेरी दो नई बहनों के पास लेके गए थे मुझे, लेकिन ना उन्होंने भी मेरे साथ खेलने से मना कर दिया। फिर मैंने उनको भी मार दिया। सिर्फ दोस्त चाहिए थे जिनके साथ मैं खेल सकूं। मैं लेकिन फिर ना मुझे एक दोस्त मिला। मुझे पता है, वो मेरे दोस्त को ना लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था उसको, इसलिए जब से पता चला ना कि मैं लड़की हूँ, उसने मेरा रेप भी नहीं किया उसने। लेकिन ना फिर ऑर्फनेज में ना सबको पता चल गया था कि मैं लड़की हूँ, इसलिए मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता था, कोई भी मेरा दोस्त नहीं बना। तो मैंने ना खुद अपने दोस्त बना लिए। मैंने एक दोस्त है ना, मुझे ना ड्रग्स लेना सिखाया था उसने। फिर मैं मेरे सारे दोस्तों के साथ ना घर खेलती थी, और फिर जब कोई मुझे मना कर देता था ना, मैं उसको ड्रग्स दे देती थी और फिर वो मर जाती थी। वो क्यों? मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ। मैं लड़का नहीं हूँ। वर्मा, सरगम के हस्बैंड का कहना है कि वो इस प्लान में शामिल नहीं था, पर मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा, इसलिए उसे तुरंत ट्रायल पर लेना होगा। स्वयं को जन्म देने वाली अपनी मां और अडॉप्टेड यानी दत्तक बहनों को मिलाकर सरगम ने कुल 21 लोगों की जान ली थी, और अगर पुलिस ने उसे पकड़ा नहीं होता तो ये सिलसिला ना जाने कितनी मौतों तक जारी रहता। सरगम के मानसिक स्वास्थ्य को देखते हुए कोर्ट ने उसके इलाज के आदेश दिए हैं, जिससे उसकी वास्तविक मनोस्थिति का पता लगाकर उसे उसके अपराधों की सजा दी जा सके। लड़का लड़की में फर्क और उनसे भेदभाव हमारे समाज में होता ही है,
लेकिन सरगम के साथ जो हुआ वो लैंगिक भेदभाव का सबसे अजीब मामला था। सरगम को लड़की होने की वजह से उसके सहज बचपन से दूर कर दिया गया था। एक अपराध दूसरे अपराध का कारण बनता है। सरगम के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसने इतनी सारी हत्याएं सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसके बचपन की हत्या उसके अपनों ने ही कर दी थी। अब मैं आशुतोष राणा आपसे विदा लेता हूं। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क।